ये घटना है 11 जनवरी 1993 की, जब फ्रांस के एक घर में बड़े ही भयंकर तरीके से आग लग चुकी थी। ये चीज देखकर उनके पड़ोसियों ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया और सारी की सारी बातें बताई कि जनाब इस घर को आग ने बड़े ही बुरे तरीके से अपनी लपटों में ले लिया है। तो पुलिस वाले एम्बुलेंस अपने साथ लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि घर में आग लगी है तो इस घर के लोगों को जरूर किसी न किसी तरीके से चोट फीट जरूर आई होगी। तो वो लोग एम्बुलेंस को अपने साथ लेकर आए, इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड को अपने साथ लेकर आए और उसके बाद यहां पर आकर उन लोगों ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन जैसे ही आग बुझा लेने के बाद वो लोग घर के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर इस घर के लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। लेकिन जब वो लोग घर के और ज्यादा अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वो था जीन क्लाउड रेमंड, इस घर का मालिक, जो कि आज के टाइम में WHO में एक डॉक्टर लगा हुआ था। पुलिस वालों ने उसे उस घर से बाहर निकाला, उसके बाद एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और इनके घर वालों से पूछा जाता है कि इनके रिश्तेदार कहां पर रहते हैं, इनके माता पिता। और उनके बारे में जब वो लोग पूछकर उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि इनकी माता पिता की तो किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। और उसके बाद पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि अगर इसे भी मार दिया गया है, उनके घर पर भी आग लग चुकी है, तो क्या यहाँ पर डॉक्टर के साथ या फिर इसके किसी परिवार के मेंबर के साथ बाहर किसी की लड़ाई हुई थी, जिसके कारण इसकी पूरी की पूरी फैमिली को ही निपटा दिया गया है। और पुलिस वाले इन्हीं सारी चीजों को सोच समझकर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने भी लगते हैं। उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी कर ली, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इस केस का रिजल्ट कुछ इस तरह का भी सामने आ सकता है। लेकिन ऐसा उन्होंने क्या ढूंढ लिया था, इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने भी वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे अनसोल्ड केसेस मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगली वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर रेमंड नाम का एक बच्चा एमी और एन मैरी के घर पर पैदा होता है। इसके माता पिता अपने बच्चे का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं। जहां इसके पिता एमी वहीं पास की ही एक लकड़ी की फैक्ट्री में लगे हुए थे और वहां पर वो एक मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ इसकी माँ एन मैरी अपने घर पर ही रहा करती थी, क्योंकि मोस्टली इसकी तबीयत खराब ही रहती थी और ये अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने परिवार में यूं ही घर पर बिताया करती थी। लेकिन इसके माता पिता ने अपने बच्चे का पालन पोषण काफी अच्छे से किया। वो लोग इसे जिस तरह की भी ये पढ़ाई करना चाहता था उसी तरह की पढ़ाई करवाते हैं। आगे से आगे ये पढ़ाई में काफी अच्छे से इम्प्रूवमेंट लगातार लाता जा रहा था और इसी तरह करते करते इसकी मैट्रिक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसने ये बात कही कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके माता पिता ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं और जितना भी हम लोग तुम्हारे लिए कर सकते हैं उतना हम लोग हमारी तरफ से करेंगे, तुम जाओ आराम से पढ़ाई करो। और 1971 आते आते वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर भी देता है। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, उसका मन लगता था पढ़ाई में। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन या फिर कुछ भी उसे याद करना हो वो बड़े ही इजीली कर लेता था। मेडिकल स्कूल का फर्स्ट ईयर तो उसके लिए काफी अच्छे से गुजरता है। इसी तरह उसने एग्जाम दे दिए, काफी अच्छे उसके मार्क्स भी आते हैं और उसके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन जब उसका सेकंड ईयर शुरू हुआ तो उसकी मुलाकात फ्लोरेंस नाम की एक लड़की से होती है। ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और इसकी सेकंड ईयर लगभग यूं ही प्यार प्यार में गुजर जाती है। पढ़ाई ये काफी अच्छे से करता है, लेकिन ये अपना ज्यादातर टाइम अब फ्लोरेंस के साथ बिताया करता था। फ्लोरेंस भी इसके प्यार में पड़ चुकी थी और ये अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। ज्यादा टाइम अपने एक दूसरे के साथ वो लोग बिताया करते थे तो इनके बीच छोटी मोटी दिक्कतें भी आने लगी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और उसके बाद फ्लोरेंस इसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन रेमंड आगे भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता था, जिसके चलते वो लगातार उसके पास जाकर यही रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग जो कुछ भी हमसे गलतियां हुई हैं उसे सुधार सकते हैं, हमें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड ने साफ इनकार कर दिया कि वो उसके साथ
नहीं रह सकती, अब बस वो उसे अकेला छोड़ दे। वो वापस अपने घर पर आ जाता है। अपने स्कूल में वो जाया करता था, लेकिन अब उसका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। अब उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके एग्जाम आते हैं तो उसकी तबीयत के कारण वो उन एग्जाम्स को नहीं दे पाता, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान इस टाइम भी इस बात पर नहीं था कि उसके एग्जाम निकल जाएंगे, वो फेल हो जाएगा और आगे चलकर उसे काफी समस्याएं आएंगी। जबकि वो सिर्फ एक ही बात पर लगातार फोकस करता जा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ क्यों दिया। और इसी तरह सोचते सोचते एक टाइम ऐसा आया जब रेमंड को इस बारे में पता चलता है कि उसके सारे के सारे एग्जाम निकल चुके हैं। उसने एक भी एग्जाम नहीं दिया और सीधी सीधी बात यही है कि अब वो फेल हो चुका है। उसे एक मौका और दिया जाता है, लेकिन वो उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, क्योंकि अभी भी उसने तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं की थी, पहले की थी, लेकिन बाद में वो उस तैयारी को बिल्कुल ही भूल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में। और उसके बाद दोबारा से जब उसने वो एग्जाम दिए तो उसमें एग्जाम दे लेने के बाद भी वो फेल हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड बड़े ही मजे से अपने एग्जाम वगैरह देती है और वो अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। लेकिन अब तक रेमंड को सब कुछ समझ में आने लगा था कि उसे पढ़ाई ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तो उसका गैप लग चुका है और वो घर पर जाकर इस बारे में भी नहीं बता सकता था कि वो एग्जाम्स में फेल हो चुका है, क्योंकि उसकी माँ के हालात ऐसे नहीं थे कि वो एक छोटे से भी सदमे को बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत पहले से ही खराब रहती थी। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि उसकी माँ को कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी है जिससे उसके दिल या दिमाग पर किसी भी तरह का झटका लगे और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़े, क्योंकि इस तरह का अगर कुछ होता है तो सीधा ही अपनी जान गंवा देंगी। तो अब रेमंड ये बात अपनी माँ से जाकर कहता है कि उसने एग्जाम दे दिए थे और वो पास भी हो चुका है। वो अगले काफी दिनों तक यूं ही अपने घर पर बताता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी पढ़ाई तो मानो बिल्कुल ही छोड़ दी थी। और उसके बाद उसने अपने घर वालों से ये बात कही कि हाँ, मेरी छोटी मोटी नौकरी लग चुकी है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे अभी नहीं कमाता, तो मैं आप लोगों को तो इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं खुद का ही खर्चा बड़ी ही मुश्किल से निकाल पाता हूँ। वैसे भी मैं अब आगे पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे एक काफी अच्छा एक काबिल डॉक्टर बनने के लिए, तो वहां पर मुझे काफी ज्यादा खर्चा आता है। तो उसके माता पिता ने यही बात कही कि बेटा, तुम्हें जितना भी खर्चा आए, तुम अपनी जितनी भी सैलरी वगैरह तुम्हारे पास आती है उसे अपने पास ही रखो, और उसके बाद जितना भी ऊपर तुम्हें खर्चा चाहिए वो हमें तुम बता दिया करो। ये बात बोलकर वो लोग उसे पैसे देने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो लगातार इसी तरह पढ़ाई करता जा रहा था, तो उसके घर वालों ने पूछा कि बेटा, तुम्हें इतने दिन पढ़ाई करते हुए हो चुके हैं, तो क्या तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली है? तो उसने अपने पिता से ये बात कही कि वो काफी बड़ी डिग्री के लिए तैयारी यहाँ पर कर रहा है, उसे जॉब थोड़ा लेट मिलेगी, लेकिन काफी अच्छी जॉब उसे मिलने वाली है। उसके घर वाले इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और वो लोग लगातार उसका खर्चा भरते जा रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आया जब उसके रिश्तेदार ये बात पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम तो पिछले काफी सालों से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी जॉब का क्या रहा? लेकिन रेमंड तो काफी साल पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था, तो उसने ये बात सोची कि यहाँ पर आसपास में तो वो डॉक्टर नहीं लग सकता। तो उसने अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से ये बात कहनी शुरू कर दी कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। उसका सिलेक्शन WHO में हुआ है। वहां पर जाकर वो काफी सारी रिसर्च करेगा, काफी सारे और जीन्स के ऊपर काम किया करेगा, और इन सारी चीजों के लिए उसे यहाँ से बाहर जाना होगा। WHO में वो वहीं पर रहा करेगा, वहीं पर अपना काम वगैरह किया करेगा, और कभी कभार वो मिलने के लिए अपने घर वालों के पास आता रहेगा। ये बात बोलकर वो दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाता है, लेकिन उसे भी पता था कि आज के टाइम में उसके पास जॉब नहीं है, और उसके घर वालों को उसने ये बात बताई है कि वो तो WHO में लगा हुआ है, जहां पर की तनख्वाह काफी ज्यादा होती है। तो ये बात सोचकर अब उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगे कि उसे सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना होगा, जिससे वो अपने घर वालों के पास भी पैसे भेज पाए और खुद का भी खर्चा आराम से वो निकाल पाए। तो इसके लिए उसने एक ऐसे घर को बेच दिया जो कि उसके माता पिता ने उसे उस टाइम दिलवाया था जिस टाइम की ये पढ़ाई किया करता था। इसके माता पिता ने ये बात सोचे थे कि आगे चलकर हमारे बच्चे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसके लिए हम लोग एक घर खरीद कर छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये आराम से रहा करेगा, और उसके बाद जितना भी हो, कहीं पर भी अगर ये नौकरी कर लेता है तो खुद का खर्चा तो ये आराम से निकाल ही लेगा। तो रेमंड ने वो जाकर सबसे पहले घर बेच दिया। उसके बाद जितने भी पैसे उसके पास आए उसने उसे बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, और उसके बाद ये प्लान बनाया कि इतने हिस्से में तो मैं अपना खुद का खर्चा निकालूंगा और इतने पैसे मैं अपने घर वालों के पास भेज दिया करूंगा। अगले लगभग 1.5
1.5-2 साल का तो प्रबंध हो चुका था, लेकिन इसके अलावा अब उसके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि उसके बाद मुझे क्या करना है। और टोटली अगर देखा जाए तो आज के टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ कर रहा था पैसों का, ताकि वो आगे आने वाले महीनों में भी अपने घर वालों के पास पैसे भेज पाए और उसके घर वालों को इस बात पर बिल्कुल भी शक ना हो कि आखिरकार उनका बेटा आज के टाइम में इधर उधर भटक तो नहीं रहा है। अब उसके पैसे खत्म होने लगे थे तो उसने और तरकीबें अपनाना शुरू कर दिया कि आखिरकार मैं किस तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। और इसी टाइम उसका एक रिश्तेदार उसके सामने आता है जिसने ये बात कही कि यार मुझे कैंसर है, मेरे आगे ना पीछे कोई, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी है और इसके लिए तुम्हारे WHO में क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि वो मेरा कैंसर ठीक कर पाए। तो इसके तौर पर रेमंड बिल्कुल तैयार था कि हाँ, इसके ऊपर हमारे WHO में काफी सारी रिसर्च आज के टाइम में की गई है और एक इस तरह की दवाई भी तैयार कर ली गई है कि अगर कैंसर का पेशेंट अपनी लास्ट स्टेज पर भी है, अगर वो उस दवाइयों को खा लेता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। उसने ये बात कही कि यार ये दवाई मुझे चाहिए, क्या वो दवाई तू मेरे लिए ला सकता है। लेकिन रेमंड ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो उनके ऊपर काफी सारे टेस्ट होने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल के तौर पर अभी तैयार की गई हैं और अगर मैं तुम्हें वो लाकर दे देता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो उस व्यक्ति ने यही बात कही कि यार तुम्हारे वहां पर दवाई बनकर तैयार हो चुकी है, मुझे उसकी जरूरत है, तो कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करो जिससे मैं वो दवाई ले सकूं। तो रेमंड ने ये बात कही कि मैं उस दवाई का तुम्हारे लिए प्रबंध भी कर दूं, लेकिन वो काफी ज्यादा कम क्वांटिटी में अभी बनाई गई है, सैंपल के लिए बस तैयार की गई है, वो काफी ज्यादा महंगी है क्योंकि वहां पर काफी सारे मेरे जान पहचान के हैं, मैं उनको बोलकर घपला वगैरह करवा दूंगा, लेकिन वो दवाइयां काफी ज्यादा महंगी हैं। इस बात के लिए उसका रिश्तेदार तैयार हो जाता है कि भाई जितनी भी महंगी हो, मेरी जान से ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो मेरे बाद इस सारे पैसे का क्या होगा, तो ऐसा कर जितने की भी वो आती हैं वो मेरे लिए ला दे। रेमंड इस बात के लिए तैयार हो जाता है और लगभग 1-2 हफ्ते बाद ही उसने अपने रिश्तेदार से कांटेक्ट किया और ये बात कही कि इसका पूरा का पूरा पैकेज मैं तुम्हें लाकर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 7.5-8 करोड़ रुपए देने होंगे। ये बात सुनकर उसका रिश्तेदार भी यही कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कॉस्टली है और इस पर रेमंड ने भी यही कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये काफी ज्यादा कम क्वांटिटी में अभी बनाई गई हैं, वो भी सैंपल के तौर पर, किसी इंसान के लिए ये अभी तैयार नहीं हुई हैं और वैसे भी ये कैंसर के लिए हैं जिसका इलाज काफी हद तक संभव ही नहीं। तो उसका वो रिश्तेदार इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसने उसे वो पैसे दे दिए। पैसे लेकर रेमंड ने उसे एक दवाई की डब्बी दे दी जिसके अंदर अगर नॉर्मली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मीठी गोलियां भरी हुई थी। उसके रिश्तेदार को कोई अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल मीठी गोलियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि कुछ एक महीनों तक वो दवाइयां ले लेने के बाद उसके उस रिश्तेदार की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। लेकिन इस बारे में रेमंड से पूछने वाला कोई भी नहीं था कि तुमने तो इसे दवाई दे दी थी और ये तो ठीक हो जाना चाहिए था। उस बंदे के आगे पीछे कोई था ही नहीं, तो ये सारे के सारे पैसे 7 से 8 करोड़ जो रेमंड को मिले थे वो उसके होने वाले थे और उसने अगले काफी दिनों का अपना प्रबंध कर लिया था। अब उसके पास पैसे आए थे तो अब उसे उन्हें उड़ाना भी था और अपनी सारी की सारी ख्वाहिशें भी पूरी करनी थी, जिसके तौर पर वो अपने लिए एक गाड़ी ले आता है, काफी सारा और भी खर्चा वो करने लगता है, अपने घर पर काफी सारे महंगे महंगे गिफ्ट भेजने लगता है और अब उनके घर वालों को विश्वास होने लगा कि हाँ, सच में ही हमारा बेटा वहां पर एक WHO में डॉक्टर लगा हुआ है, क्योंकि इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें आज से पहले तो हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी। दूसरी तरफ रेमंड की इस टाइम शादी करवा दी गई थी उसकी उसी गर्लफ्रेंड से जो कि उसके साथ मेडिकल की पढ़ाई किया करती थी और उन दोनों की लड़ाई हो गई थी, बाद में वो लोग अलग हो गए थे और उसकी गर्लफ्रेंड को जब इस बारे में पता चलता है कि आज के टाइम में ये बंदा WHO में डॉक्टर लग चुका है तो वो भी उसके पास वापस आ जाती है। वो उसके साथ शादी कर लेता है और इनके 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम उन्होंने कैरोलिन और अटोनी रखा। वो अब बड़े ही मजे से वापस अपने घर पर आता है, बड़ा ही अच्छे से टाइम बिताता है और उसके बाद वापस चला जाता है। उसने अपने घर वालों को बताया कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे वहां पर जाकर काफी सारा काम भी करना होता है। अब WHO में मेरे को एक काफी अच्छा पद मिल चुका है और वहां पर काफी सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी पड़ती हैं। ये सारी ही चीजें बोलकर वो वापस कहीं और चला जाता है और वहां पर जाकर फिर से जुगाड़ करने लगता है कि मुझे पैसे कहां से मिल सकते हैं। और अब की बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने ये बात अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से
जान पहचान वालों से बतानी शुरू की कि अब वो WHO में लगा हुआ है, तो काफ़ी सारी कंपनियां उनसे दवाई खरीदने के लिए आती हैं और वहां पर काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट उन कंपनियों के हमारे पास मिलते रहते हैं और जिन जिन कंपनियों को हम जोन जोन सी दवाई देते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि किस कंपनी में अब बढ़ोतरी होने वाली है। काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट हमारे वहां पर रहते हैं और मैं एक बात ये जानता हूं कि आप लोग यहाँ पर हर महीने हर साल जहां पर भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो आप लोग इतना रिटर्न नहीं पाते होंगे जितना कि मैं आप लोगों को दिलवा सकता हूं। मैं हर साल आप लोगों को 18% का रिटर्न दिलवा सकता हूं। उनके वो सारे ही पड़ोसी, सारे रिश्तेदार इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, काफी ज्यादा राजी वो हो जाते हैं और उन लोगों ने अपने सारे के सारे पैसे उसके पास जमा करवाने शुरू कर दिए। अब उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। लगातार उसके यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस वालों से उसके पास पैसे इकट्ठे होते जा रहे थे। उसने काफी सारे पैसे इकट्ठे किए और इतने सारे पैसे जब उसके पास आ चुके थे तो उसके शौक भी बढ़ चुके थे। उसने एक नई सी अपनी गर्लफ्रेंड बनाई और तो और जो सबसे खास बात थी वो ये कि उसने अपनी जो पैसे दिखाकर गर्लफ्रेंड बनाई थी उसने उसे भी नहीं बख्शा। उसे बताया कि मैं इस तरह WHO में लगा हुआ हूँ, अगर तुम अपने पैसों से काफी अच्छा रिटर्न कमाना चाहती हो तो तुम मुझे वो पैसे दे सकती हो। उसकी गर्लफ्रेंड इस बात को सुनकर राजी हो गई और उसने करीबन अपने 2.5 से 3 करोड़ रुपए उसे दे दिए। उसने ये बात कही कि कोई बात नहीं, हर साल का तुम्हारा 18% का रिटर्न तुम्हें मिल जाएगा और एक बात मेरी मानो कि ये पैसे एक बार तो तुम मुझे देकर पूरे तरीके से भूल जाओ और लगभग 10-15 साल बाद जब तुम मुझसे ये सारे पैसे वापस मांगोगी तो यकीन मानो ये पैसे तुम्हारे लगभग 2-2.5 गुना तो हो ही चुके होंगे। उसकी गर्लफ्रेंड अपने ख्वाबों में जाकर इन सारे ही चीज़ों के सपने देखने लगती है कि वो इतने सारे पैसे जब उसके पास आ जाएंगे तो वो उनका क्या करेगी। उसने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने जितने भी जान पहचान वाले थे उन सभी से इसी ट्रिक से काफी सारे पैसे ऐंठ लिए थे। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो चुकी थी। उसने अपने घर वालों को एक बड़ा सा घर खरीद कर दिया जो कि किसी महल से कम नहीं था और सारे ही लोग यही बात सोचा करते थे कि WHO में कितना पैसा है। ये बंदा कुछ एक दिनों पहले ही वहां पर लगा था, हम लोगों के भी ये पैसे डबल करने के लिए बोल रहा है। इसी तरह की उनके रिश्तेदार सारे के सारे जान पहचान वाले बातें सोच रहे थे। काफी दिनों तक उसका खर्चा बिल्कुल मजे से चलता है और इन सारी ही चीजों को अब बीते हुए लगभग 15-16 साल बीत चुके थे। अब धीरे धीरे कर उसके पास लोग वापिस आने लगते हैं कि भाई हमें हमारा पैसा दे दे, तूने ये बात कही थी कि तू 2 गुना 3 गुना रिटर्न हमें देने वाला था जितने भी पैसे हम लोग तेरे पास जमा करवाने वाले हैं। और इसके तौर पर सबसे पहले उसका ससुर उसके पास आता है। उसने ये बात कही कि बेटा अब मेरे को मेरे पैसे दे दे, जितने भी तुझे डबल ट्रिपल उसके करने थे, जितने भी मेरे बन चुके हैं वो मुझे वापस दे दे। तो रेमंड ने यही बात कही कि तुरंत मैं पैसे आपको नहीं दे सकता, इसमें करीबन 1 महीना तो लग जाएगा। इस बात के लिए वो राजी हो जाता है कि कोई बात नहीं, अगले महीने आकर मैं तुमसे वो पैसा ले लूंगा। लेकिन अगले महीने वो कभी वापस लौट कर नहीं आया क्योंकि ये बात कही जाती है कि उसके ससुर की मौत तो वहां पर उसके घर में सीढ़ियों से जब वो नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वहां से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। इसका ससुर अब ठिकाने लग चुका था, वो तो दोबारा आकर इससे पैसे मांगने वाला नहीं था। तो अब उसकी गर्लफ्रेंड उससे पैसे मांगती है और उसने ये बात कही कि वो उसके पैसे भी जल्द ही दे देगा। उसके काफी सारे आस पड़ोस के लोग, उसकी वाइफ की फ्रेंड आकर उससे ये बात कहती हैं कि उसे उसके पैसे चाहिए, लेकिन वो लगातार सारे ही लोगों को यूं ही आगे से आगे का टाइम देता जा रहा था क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। जितने भी पैसे उस व्यक्ति ने उन सारे लोगों से लूटे थे वो तो सारे के सारे उसने अपना घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में और ऐसो आराम में खर्च कर दिए थे। और अब उसके ऊपर लगातार बर्डन बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार अब वो करे तो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पिछले लगभग 18 साल उसके जिंदगी के बड़े ही मजे से बीत चुके थे, लेकिन आगे की जिंदगी उसे आराम से बीतती हुई नजर नहीं आ रही थी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी पत्नी की वही दोस्त उसकी पत्नी के पास आती है और उसने ये बात कही कि जब तुम्हारा पति मुझे पिछले काफी दिनों से लगातार यही बात बोल रहा था कि कुछ दिनों बाद ये पैसे देगा और कुछ दिनों बाद ये पैसे देगा, तो मुझे इसके ऊपर शक होने लगा था। और मैंने जाकर इसकी WHO में जब वहां पर इस बारे में पूछा कि ये बंदा क्या कुछ यहाँ पर करता है, कितनी जान पहचान यहाँ पर है, तो वहां पर मुझे पता चला कि इसका तो WHO में नाम ही नहीं है, इस नाम का वहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं है। उसकी पत्नी ने उससे ये बात पूछी कि हमारी जो फ्रेंड है वो यहाँ पर आई थी जिसने आपको पैसे दिए थे और वो कुछ इस तरह की बातें कर रही थी। तो रेमंड ने अपनी पत्नी को यही कहा कि उसके
उसके पैसे मिलने में उसे थोड़ी देरी हो गई, जिस कारण वो इस तरह की बातें कर रही है। और इसी तरह चलते चलते एक हफ्ता ही इन सारी बातों को हुआ होगा कि उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि इस तरह अभी तो एक महिला आई है, उसके बाद और लोग भी आएंगे, अब मैं करूं तो क्या करूं, काफी सारे लोगों के मुझे पैसे देने हैं। एक दो बंदा मर गया था, उनके मुझे नहीं देने पड़ेंगे, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोगों से मैंने कर्जा ले रखा है। और इसी टाइम उसकी मकान मालकिन भी आ पहुंचती है, जहां पर कि ये दूसरे शहर में जाकर रहा करता था। वहां पर जिस घर में ये किराए पर रहा करता था, वैसे तो इसने ये बता रखा था अपने घर वालों को कि इसके पास खुद का घर है, लेकिन जिस मकान मालकिन के यहाँ पर रहा करता था इसने उसे भी नहीं बख्शा। उससे भी लगभग इसने 24 से 25 करोड़ रुपए ले रखे थे कि वो डबल ट्रिपल उसके पैसे कर देगा, बस कुछ एक दिनों की ही बात रहेगी। लेकिन अभी तक उसने उससे लिए हुए सारे के सारे पैसे, अपने पड़ोसियों से लिए हुए, रिश्तेदारों से लिए हुए सारे ही पैसे वो उड़ा चुका था। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से जाकर वो उन पड़ोसियों को ये बात कहे कि इसने उनके साथ धोखा किया है, और अपने रिश्तेदारों को आखिरकार वो क्या कहेगा। दूसरी तरफ अगर इसकी माँ को देखा जाए तो उसके ऐसे हालात नहीं हैं कि वो एक छोटा सा भी सदमा बर्दाश्त कर पाएगी, जिसके चलते उसने एक इस तरह का प्लान बनाना शुरू किया जिसके कारण उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी और उसकी ये सारी ही दिक्कत झट से ठीक हो जाने वाली थी। जिसके लिए एक दिन वो सुबह सुबह उठता है, जाकर अपनी पत्नी के साथ आराम से बैठकर बातें करने लगता है और ये बात पूछता है कि बच्चे कहाँ पर हैं, और उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, आपने ही उठने में देरी कर दी। उसके बाद वो आराम से बैठकर कुछ एक देर तक तो अपनी पत्नी के साथ बातें करता है और उसके बाद किचन में जाकर वो अपनी पत्नी को भी साथ किचन में लेकर जाता है और वहां पर रखे बेलन से उसके सिर पर काफी जोर से वार करता है। लगातार उसके सिर पर वो मारता जा रहा था और कुछ एक देर बाद ही उसकी पत्नी ने पहले तो अपने सिर को पकड़ा और उसके बाद वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। किचन में चारों तरफ खून ही खून हो चुका था, जिसके बाद उसने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को उठाया और उसे ले जाकर उसके कमरे में उसके बिस्तर पर लिटा दिया और नीचे किचन में जितना भी खून फैला हुआ था उसने उस सारे ही खून को साफ कर दिया। दोपहर को बच्चे वापस अपने स्कूल से वापस आते हैं। वो लोग आकर आराम से खाना वगैरह खा लेने के बाद आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे कि इसी टाइम रेमंड अपने बच्चों के लिए उनके पास जूस लेकर जाता है। दरअसल इसने इस जूस में जहर मिला दिया था। उसने अपने दोनों बच्चों को वो जूस पिलाया और उसके बाद उसके दोनों ही बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है, वहां पर रखी हुई पिस्टल को वो बाहर निकालता है, उसके ऊपर साइलेंसर लगाता है और अपने माता पिता के घर की तरफ जाता है। वहां पर जाकर अपने माता पिता से आराम से बैठकर काफी देर तक वो बातें करता है, मानो ये आखिरी बार वो उनसे बातें कर रहा हो। जितना भी प्यार वो उनसे किया करता था, उन सारे ही प्यार वाले लम्हों को याद करके आखिर में वो उन्हें भी शूट कर देता है। उसके बाद वो वापस घर की तरफ आ ही रहा था कि बीच में उसे वो महिला दिखाई पड़ती है जो कि इसकी पत्नी की वाइफ थी और वो उसके पास अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर देता है और ये बात कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। उसकी दोस्त ने यही बात सोची कि ये बंदा मेरे पैसे डबल करने वाला था, ट्रिपल करने वाला था, तो जरूर ये मेरे पैसे ही वापस लौटा रहा होगा। तो वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उसके बाद रेमंड उसे एक जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहां पर जाकर अपनी गाड़ी रोककर ये बात कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो। वो महिला अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके बाद उसने अपनी गाड़ी में एक तार रखा हुआ था, उससे उस लड़की के गले को खींचना शुरू कर दिया। बाद में दम घुट जाने के कारण वो महिला भी अपनी जान गंवा देती है। अब सारे ही लोग इसकी जिंदगी में जो कि इसके काफी ज्यादा नजदीक थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। जिसके बाद वो वापस अपने घर की तरफ जाता है और घर पर आराम से लगभग अगले 3-4 घंटों तक टीवी देखता है। टीवी देख लेने के बाद अब उसका सारा का सारा मन भर चुका था और उसके बाद उसने अपने पूरे ही घर में तेल छिड़कना शुरू कर दिया। पेट्रोल उसने पूरे घर को छिड़क दिया था और उसके बाद उसने पूरे ही घर में आग लगा दी। जिसके बाद वो आराम से बैठकर वहां पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो इन सारी चीजों को नहीं देख पाया। तो उसने वहां पास में रखी काफी सारी नींद की गोलियां उठाई और उन्हें खाकर वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन बाहर खड़े इनके पड़ोसियों को इस बारे में पता चलता है कि इस घर में तो आग लगी हुई है, तो उन्होंने
उन्होंने तुरंत पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया और पुलिस वाले अपने साथ यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर आते हैं, फायर ब्रिगेड लेकर आते हैं और इस आग पर काबू पा लेते हैं। पुलिस वाले जैसे ही इस घर के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है, दूसरी तरफ 2 बच्चे भी यहाँ पर मरे पड़े हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक बंदा मौजूद है जो कि अभी हल्की हल्की सांसें ले रहा है और वो था रेमंड। उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और वहां पर डॉक्टर्स उसकी जान को बचा लेते हैं। लेकिन जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि इनका एक रिश्तेदार भी है, इनके माता पिता भी हैं और वो जाकर उनके पास जब मिलते हैं और ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि आपके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो गया है, तो उससे पहले ही पुलिस वालों ने पाया कि यहाँ पर इसके माता पिता को किसी ने बड़े ही बेरहमी से मार डाला है। और पुलिस वालों का सबसे पहला अंदाजा यही था कि ये बंदा आज के टाइम में एक काफी होनहार डॉक्टर लगा हुआ है, तो जरूर इसके साथ किसी ने दुश्मनी निकाली होगी, जिसके तौर पर इसके पूरे ही फैमिली को किसी ने मार डाला। लेकिन जब उनके रिश्तेदारों से पुलिस वाले मिलते हैं, उनके यार दोस्तों से मिलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इसने तो इनसे काफी ज्यादा कर्जा उठा रखा था और रेमंड भी तब तक ठीक हो चुका था। और उससे इस पूरी ही कहानी के बारे में जान लेने के बाद आखिर में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां पर जज ने उसके ऐसे कारनामों को जब सुना तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और ये बात कही कि वो 22 साल बाद पैरोल के लिए अर्जी डाल पाएगा और उसे जेल भेज दिया जाता है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, इस कहानी के बारे में अगर आप लोग कुछ और भी जानते हो जो कि मैंने मिस कर दिया हो तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियां सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सैयद यूसुफ को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग केस के साथ।